हाय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। पेशे से मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस प्लानिंग पे चर्चा करी थी। इस वीडियो में मैं आप सभी से रिटायरमेंट प्लानिंग पे चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग को शामिल करना इम्पोर्टेंट क्यों है और विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी क्यों है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग को शामिल करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आज जो हमारा एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस को अगर हम देखें तो इन्फ्लेटेड होकर वो आपके रिटायरमेंट के समय तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस समय तक आपकी जो रेगुलर इनकम है वो भी बंद होने की कगार पे होगी। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया है तो उस समय आपको अपने करंट लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में तकलीफ होगी। दूसरी बात ये है कि आज के समय में किसी के एक देखा जाए तो एक पेंशन प्लान सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। अतः जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट के बाद आपकी मेडिकल और हेल्थ केयर के जो खर्चे हैं वही बढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो वो भी आपका जो है रिटायरमेंट प्लानिंग अगर नहीं किया है तो उसको मेंटेन करना भी कठिन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है वो आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में, तनाव मुक्त जीवन जीने में भी मदद करता है। क्योंकि अगर आप उस समय अगर फाइनेंशियली बर्डन से आप फ्री रहेंगे तो आपका एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे वर्किंग लाइफ होता है, 15-20 साल का वर्किंग लाइफ इतना हेक्टिक होता है कि हम उसमें अपने बहुत से सपनों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। कभी कभी अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग में अगर आपने अच्छे से किया है तो उसको आप अपने रिटायरमेंट के बाद उन सपनों को भी आप पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको किसी मतलब वर्ल्ड टूर में जाना है या कहीं आपको कुछ ऐसे कार्य थे जो आपको करने थे जो अपने ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड आपने नहीं कर पाए, तो उनको अगर आप फाइनेंशियली अगर आपने प्लानिंग करके रखा हुआ है, रिटायरमेंट प्लानिंग करके रखा हुआ है, तो आप उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करी है तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो आपको उस समय इन बातों पे से तकलीफ होगी अगर आप बच्चों पे अपने डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना रिटायरमेंट एज क्या होगा उसको डिसाइड करना होगा। सपोज कीजिए आप अभी जो भी आपकी करंट एज हो, आपको डिसाइड करिए कि आप 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, 55 साल में, 60 साल में या 65 साल में, जो भी आपकी रिटायरमेंट एज आप तय करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका एक फोकस क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो कॉर्पस क्रिएट करना है उसके लिए कितना समय आपके पास में उपलब्ध है। एक बार ये जब तय हो जाता है कि आपने जो रिटायरमेंट की एज आप तय कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने करंट एज, इनकम और लाइफ स्टाइल को देखते हुए आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की कैलकुलेशन करनी चाहिए। जब भी आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के साथ में आपको उसकी गणना करनी पड़ेगी और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस ऐसा होना चाहिए जो ये 15 से 20 साल जो भी आपका ड्यूरेशन में जो आपने एज तय करी है उस बीच में जो 15-20 साल आपको मिलेंगे, उस पीरियड में आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस होगा, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के साथ में जो कॉर्पस आपका होगा, वो कॉर्पस इतना पर्याप्त होना चाहिए कि अगले जो रिटायरमेंट के बाद की जो आपका 20 से 25 साल का लाइफ है वो आपका उसमें अच्छे से अपने करंट लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए आप उसको गुजार सकें। फ्रेंड्स, इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि उस रिटायरमेंट के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए कुछ पैसे छोड़ के जाना चाहते हैं, अपने ग्रैंडसन्स के लिए कुछ पैसे छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उसको भी आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में एक रूप से उसको शामिल करके रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस थोड़ा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के लिए आपके पास में क्या रास्ते हैं? सबसे पहले अगर आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकते हैं। दूसरा, आप एनुअल कंट्रीब्यूशन करके भी कर सकते हैं। तीसरा जो है, आप मंथली
कंट्रीब्यूशन करके भी आप जो है इन्वेस्टमेंट करके आप अपने कॉर्पस को क्रिएट कर सकते हैं, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप फर्स्ट एक आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपने एनुअल कंट्रीब्यूशन भी जारी रखा, साथ में आपने एक मंथली कंट्रीब्यूशन भी जारी रख के आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे। ऐसा एक कॉम्बो आप प्लान भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट करते समय आपको अब ये देखना है कि आपको कहाँ पे निवेश करना चाहिए ताकि आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस अच्छा क्रिएट हो सके। फ्रेंड्स, मेरा सलाह ये है कि अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे फंड्स में आप निवेश करिए जिसमें आपको थोड़ा सा उसमें आपका लिक्विडिटी कम हो और आपका जो है उसमें लॉकिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि आप उसको बीच में आप पैसे को ना निकाल सकें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनपीएस को का चुनाव कीजिए, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपके देखा जाए तो ये एक तरीके से आपके जो ये भी एक म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट इसमें भी होता है। इसमें एक फैसिलिटी आपको ये भी है कि अगर आप अपने इच्छा अनुसार जो है इक्विटी और डेब्ट पोर्शन आप जो है डिसाइड कर सकते हैं और बीच में स्विच करके उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ में लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 15 ईयर्स का लॉकिंग रहता है। आपको उस पैसे को 15 साल के बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं। उसमें विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल भी होता है, बट उसके नियम थोड़े कठिन है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो आप दूसरा इसमें ऑप्शन आप जो है म्यूचुअल फंड्स में थीमेटिक प्लान्स चलते हैं, जैसे कि आपके कुछ सारे कुछ विशेष रिटायरमेंट फंड्स हैं जिनमें आप जो है एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें भी आप लमसम या एनुअल कंट्रीब्यूशन करके या मंथली एसआईपी वगैरह के थ्रू आप जो है आप एक अपना एनुअल या मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा मेरा ये कहना है कि अगर आपको जैसे आप हर साल अगर इक्विटी लिंक सेविंग प्लान जो होता है जिसको हम एलएसएस बोलते हैं, जो हम टैक्स सेविंग के लिए बचाते हैं, हर साल 1.5 लाख रुपए हम जमा करते हैं, उसको भी अगर आप चाहें तो एक एनुअल कंट्रीब्यूशन के रूप में आप उसको रेगुलर जो है अपने रिटायरमेंट फंड के लिए छोड़ करके एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा फ्रेंड्स, अगर आप रिटायरमेंट प्लान के बारे में अगर देखें तो आप चाहें तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एक एन्युटी प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें एक आपको रिटायरमेंट के बाद एक गारंटीड रिटर्न के आधार पे आपको एक मंथली इनकम या एनुअल इनकम आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक ऐसा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको लगता हो कि इसमें आगे चल करके रेंटल इनकम आने की अच्छी संभावना हो, ताकि आपका उस समय आपको एक मदद मिलेगा और आपका जो है एक मंथली आपका एक इनकम का स्रोत बन सकता है। फ्रेंड्स, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग पे ध्यान करते समय आपको कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको अपने रिटायरमेंट नीड को समझना होगा। आपकी एज, आपकी इनकम और आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से आपको अपने रिटायरमेंट के जो भी कॉर्पस है या जो उसकी नीड है उसको समझते हुए आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अपने जो रिटायरमेंट की सेविंग्स है उनको आप टच न करें। डोंट टच योर रिटायरमेंट सेविंग्स, क्योंकि अगर आप उसको बीच बीच में आप उसको विड्रॉ करेंगे या निकालेंगे तो आपका कॉर्पस टूटेगा और टाइमली आपका कॉर्पस जो है क्रिएट नहीं होगा। तीसरा मेरा ये कहना रहेगा कि जो भी आप रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करें वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट में या एक ही कैटेगरी के फंड में आपके वो सारे फंड्स डिप्लॉय नहीं होने चाहिए। अलग अलग फंड डाइवर्सिफाइड तरीके से जो है आपके फंड्स जो है डिप्लॉय होने चाहिए। चौथा चीज़ ये बोलना मेरा कहना रहेगा कि आपको अपने जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसको आपको पीरियोडिक रिव्यू करना होगा, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो प्लानिंग आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। अतः आपका गोल कहाँ तक अचीव हुआ और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमें उसको बीच बीच में आपको पीरियोडिक रिव्यू करना होगा और अगर कुछ उसमें ज़रूरत पड़ती है रिसफल करने की तो वो भी आपको करना पड़ेगा। चौथा लास्ट मेरा सलाह ये रहेगा कि जैसे जैसे आपका टारगेट अचीव होते जाए, सपोज कीजिए आपने अपना रिटायरमेंट एज अगर 60 चुना हुआ है, तो जैसे ही आप 55 ईयर्स के आसपास जाएं वैसे वैसे आप इक्विटी से अपने इन्वेस्टमेंट को डेब्ट में धीरे धीरे स्विच करते जाएं, ताकि आपका रिटायरमेंट एज तक आपके फंड्स जो है सेफ रहें और उनमें थोड़ी रिस्क की संभावना थोड़ी कम हो जाए। फ्रेंड्स,
इन्वेस्टमेंट आपका ये बनाते समय आपका जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग उसको बनाते समय आपको अपने एक सर्टिफाइड अपने आपके जो भी फाइनेंशियल प्लानर हैं या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे आपको सलाह लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें मार्केट रिलेटेड रिस्क रहता है। अतः आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसमें इन्वॉल्व रिस्क और उसमें जो उसमें रिस्क है और जो भी उसके मार्केट से रिलेटेड जो उसमें रिस्क है उस इन्वॉल्व है उसको आपको समझना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका रिटायरमेंट लाइफ सुखमय हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।